नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त बादशाह रियाज पाटिल। केबीसी मराठी विद रियाज अलाउद्दीन पाटिल के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के पिछले एपिसोड को आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इसलिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। और आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से मेरे पिताजी का सिलेक्शन हुआ केबीसी मराठी के अंदर। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 19 मार्च 2019 रोज की तरह पिताजी अपने जियो फोन पर न्यूज देख रहे थे। न्यूज देखते वक्त उन्हें एक नंबर फ्लैश हुआ जिसके आगे लिखा था कि अगर आपको केबीसी मराठी के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है तो आप इस नंबर पर मिस कॉल दे सकते हैं। तो पिताजी ने फौरन मिस कॉल दिया। फिर उसके थोड़ी देर के बाद पिताजी को कॉल आया और उन्होंने कहा, हम आपको एक प्रश्न पूछेंगे, आपको उस प्रश्न का आंसर देना है। अगर आपने आंसर सही दिया तो आपका जो नाम है वो रजिस्टर हो जाएगा। पिताजी को प्रश्न पूछा गया कि 2019 इस साल का यूनियन बजट जो था वो किसने रखा था, यानी किसने प्रेजेंट किया था। तो पिताजी ने फौरन आंसर दिया, पीयूष गोयल। तो पिताजी ने आंसर सही देने की वजह से उन्होंने कहा, आपका जो नाम है वो रजिस्टर हो चुका है। अगर आप ऑडिशन के लिए सिलेक्ट हुए होंगे तो हम आपको फिर से कॉल करके इन्फॉर्म करेंगे। आखिर में वो दिन आ ही गया, 30 मार्च 2019। इस दिन केबीसी मराठी की तरफ से पिताजी को फोन आया और उन्होंने कहा कि पटेल साहब, आपका सिलेक्शन हो गया है ऑडिशन के लिए। आप 7 अप्रैल 2019 इस दिन नासिक आइए, वहाँ पर भुजबल नॉलेज सिटी में आपका जो है ऑडिशन होने वाला है। तो पिताजी ने कहा कि अरे नासिक तो बहुत दूर है, वहाँ तक मैं कैसे आऊँ, आप पुणे में वगैरह नहीं रख सकते क्या? ऐसा उन्होंने पिताजी ने बोला उनको। तो उन्होंने बोला, ऐसा नहीं हो सकता है सर, आपका नासिक में रखा है। फिर पिताजी ने बोला, मैं सोच के बोलता हूँ, क्योंकि उस वक्त फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा ख़राब थी और ऑडिशन के लिए 2-3 हज़ार रुपये डाल के 2-3 दिन वेस्ट करके नासिक जाना, ये उस वक्त हमारे लिए बहुत इम्पॉसिबल था। और फिर से उस लड़की ने फ़ोन किया पिताजी को, पटेल साहब आप बताइए, आप आने वाले या नहीं आने वाले? फिर पिताजी ने बोला, मैं 2 मिनट में आपको कॉल लगा के बोलता हूँ। तो फिर पिताजी ने मम्मी को बोला। मम्मी ने कहा, एक अलग एक्सपीरियंस है, कुछ होने दो, नहीं होने दो, जाके आएंगे। पिताजी को ये चीज़ की दुख की थी कि इतना मैं खर्चा करके जाऊँगा उधर और अगर सिलेक्शन ही नहीं हुआ तो पैसे वेस्ट जाएंगे, तो इसलिए पिताजी मना कर रहे थे। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन लगा के पूछा, अरे जमरान, ऐसे ऐसे केबीसी मराठी की तरफ से मुझे फ़ोन आया है, ऑडिशन के लिए नासिक बुला रहे, आन दे क्या मैं? तो मैं बोला, पिताजी आपका सिलेक्शन होने दो नहीं होने दो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक अलग एक्सपीरियंस होगा आपको। हाँ, हम लोग हमेशा गांव में रहते हैं, हाँ मतलब आप हमेशा गांव में रहते हैं, कहाँ बाहर जाने आता नहीं, कुछ नहीं, एक रोड ट्रिप की तरह चलो, बोला मैं, एक अलग एक्सपीरियंस लीजिए, बोला मैं। फिर पिताजी 6 अप्रैल 2019 इस दिन पुणे आए दोपहर को। फिर दादाजी उनके घर में हम थोड़ा देर रुके। फिर शाम का खाना खा के हम रात 11 बजे की बस से नासिक के लिए निकल पड़े। मैं और मेरे पिताजी पहट 3 बजे नासिक पहुंच गए। नासिक पहुंचने के बाद हमने वहीं पर बस स्टॉप पर ही थोड़ा आराम किया। आराम करने के बाद 6-6:30 बजे हमने उठ के फ्रेश वगैरह हुए, चाय वगैरह पी के हमने जो नॉलेज सिटी को जाने वाली पहली बस थी उस बस के अंदर हम बैठ गए। उस बस के अंदर बैठने के बाद हमें पता चला कि ये जो बस है वो नॉलेज सिटी जाती ही नहीं, वो नॉलेज सिटी के जाने वाले रास्ते के पास छोड़ती है। फिर उस गाड़ी के कंडक्टर ने हमारे दोनों का टिकट लिया उस गांव का और हमें उस रास्ते के पास छोड़ दिया। फिर मैं और पिताजी चलते 1-2 करते हम दोनों नॉलेज सिटी की तरफ जा रहे थे। गूगल मैप पर नॉलेज सिटी बोल के डाला और उस रास्ते से हम चलते गए आगे। रास्ता बहुत ही लंबा था, 1-2 किलोमीटर तक हमको चलना पड़ा वहाँ पर। फिर उसके बाद हमें उस दिन ये पता नहीं था जो हम चल रहे हैं ये हमारे सक्सेस का रास्ता है, ये हमें पता नहीं था कि ये रास्ता चलने के बाद, ये पूरा सफ़र कंप्लीट होने के बाद जो हमें फल मिलने वाला है, जो हमें मंजिल मिलने वाली है, वो कितनी बेहतरीन होगी ये हमें पता नहीं था। हम सिर्फ ऐसे ही जा रहे थे, एज अ फन, एज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा ये सोच के हम दोनों वहाँ पर जा रहे थे। पिताजी को ये भरोसा नहीं था कि वो हॉट सीट पर बैठ पाएंगे। तो
हम बिना किसी चाह के हम निकल पड़े थे उस रास्ते पर, चलते चलते जा रहे थे। चलते चलते हमने एक बहुत ही खूबसूरत सनराइज देखा। आजू बाजू खेती भी बहुत अच्छी थी। वो जो चढ़ता हुआ सूरज जो था वो ऐसे लग रहा था कि जैसे मानो वो हमें बधाई दे रहा हो, किसी आने वाली खुशी की बधाई दे रहा हो, आने वाली खुशी के बारे में हमें बता रहा हो, ऐसे हमें लग रहा था। तो बहुत ही अच्छा वातावरण था उस वक्त। हम जब चलते जा रहे थे तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ तक जाने के लिए। मैं और मेरे पिताजी सुबह 7 बजे शार्प वहाँ पर पहुँच गए, नॉलेज सिटी। वहाँ पर पहुँचने के बाद देखते हैं कि लोग जो हैं 100-150 लोग वहाँ पर लाइन लगा के पहले से रुके हैं ऑडिशन देने के लिए। हमें बताया गया था कि सुबह 7 बजे जो है ऑडिशन चालू होगा, आपको उस वक्त तक आना पड़ेगा, लेकिन ऑडिशन जो है वो चालू नहीं हुआ था। फिर पिताजी जो हैं वो लाइन में रुक गए और मैंने उस दिन जब पिताजी लाइन में रुके थे तो मैंने उस वक्त का एक वीडियो बनाया था, तो आप उस वीडियो को आगे देख सकते हैं। या ठिकाणी भुजबल सिटीमध्ये कोण बनेगा करोडपती मराठीचा ऑडिशन चालू आहे आणि सकाळी 6:30 वाजेपासून लोकांचा रिस्पॉन्स आहे। कमीत कमी 1000 ते 2000 लोक आलेले आहेत या ठिकाणी ऑडिशनला आणि माझे पप्पा पण आलेत। तर माझ्या पप्पांना व इथल्या सगळ्या लोकांना माझ्याकडून बेस्ट ऑफ लक। बाय। तो ऑडिशन की प्रोसेस चालू होने के बाद मैनेजर ने आके बोला कि जो लोग ऑडिशन देने वाले हैं वही लोग लाइन में रुके, जो लोग उनके साथ आए हैं वो लोग लाइन से बाहर खड़े रहे, और जो लोग लाइन में खड़े रहे थे उनको अपने अपने आईडी कार्ड यानी आईडी प्रूफ निकालने के लिए बोला, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने लगा था एंट्री करने के लिए। तो फिर क्या हुआ, मैनेजर ने बाहर आके बोला कि जो लोग ऑडिशन देने आए वो सभी लोग एक साथ अंदर आइए, हम अंदर ही आपका एंट्री भी करवा लेंगे और ऑडिशन भी करेंगे। फिर हमें बाहर ही बैठना पड़ा थोड़ी देर तक, जो लोग ऑडिशन देने वाले लोगों के साथ आए थे उनको। फिर उसके बाद हमें एक आधे घंटे के बाद हमें अंदर बुलाया गया। फिर मैं और मेरे जैसे बहुत से लोग अंदर चले गए, तो मुझे थोड़ा बोर होने लगा। तो इसलिए मैंने क्या सोचा, पूरा कैंपस घूम लेंगे। मैंने पूरा कैंपस घूमा। एक्चुअली पूरा कैंपस जो है बहुत ही बढ़िया था। लगभग 15 से 20 एकड़ के एरिया में जो कैंपस जो है वो फैला हुआ था। बहुत से पेड़ थे, पौधे थे वहाँ पर, और बहुत से अलग अलग कोर्सेज़ के लिए वो कॉलेज है। तो इवेंचुअली मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। फिर उसके बाद मैंने दोपहर का खाना खाया और उसके बाद थोड़ा आराम करने के बाद मैं वहाँ के आसपास के जो पहाड़ थे वहाँ पर घूमने के लिए चला गया। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ थे और उसके साथ साथ वहाँ पर अनार के बाग भी थे। तो पहाड़ों पर घूमने के बाद मैं अनार के बागों में गया। वहाँ जाकर थोड़े बहुत अनार वगैरह भी खाए। मम्मी ने घर से चूड़ा भेजा था, चूड़ा भी खाया मैंने। तो लिटरली बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। पिताजी वहाँ पर ऑडिशन दे रहे थे और मैं यहाँ पर पहाड़ों में घूम रहा था। जब मेरा घूमना ख़त्म हुआ तो मैं ठीक 3-3:30 बजे वापस कैंपस लौटा। वहाँ पर आने के बाद थोड़ा बहुत आराम किया मैंने। फिर उसके बाद मेरे जैसे वहाँ पर बहुत से लोग आए थे जो ऑडिशन देने वालों के साथ साथीदार बोल के आए थे। उनके साथ मैंने बात करनी चालू की। बहुत ही अच्छे लोग थे, सभ्य लोग थे। चर्चा हुई, क्या है क्या नहीं, आप कहाँ से आए हैं, कैसे हैं वगैरह। बहुत अच्छे लोग थे। फिर चर्चा होने के बाद थोड़ी बहुत चाय वगैरह पी हमने। फिर तब तक पिताजी का जो है ऑडिशन ख़त्म हुआ था। ऑडिशन ख़त्म होने के बाद पापा के साथ थोड़ा डिस्कशन हुआ, कैसा गया, क्या हुआ, क्या क्या प्रोसेस थी वगैरह। फिर उसके बाद हम ठीक 6-6:15 बजे वहाँ से निकले नासिक से। फिर वहाँ से रात को 10 बजे हमको दादाजी के घर को वापस आने के लिए। फिर रात 10 बजे दादा उनके घर को आने के बाद पिताजी ने और मैंने थोड़ा आराम किया। फिर पिताजी सुबह गांव वापस चले गए और मैं ऑफिस आ गया। जब पिताजी ने ऑडिशन दिया और ऑडिशन दे के गाँव गए तो उन्हें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया था कि हाँ मैं सिलेक्ट हो सकता हूँ केबीसी के अंदर। क्योंकि जब वो केबीसी मराठी के ऑडिशन के लिए गए थे तो उनसे उनका जो पूरा ऑडिशन का जो प्रोसेस था वो बहुत ही अच्छा गया था। तो इसलिए उनको लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा। और आखिर में वो दिन आ ही गया। 3 जून 2019 इस दिन पिताजी को केबीसी मराठी की तरफ से कॉल आया
और उन्होंने उनको इन्फॉर्म किया कि पटेल साहब आपका सिलेक्शन हो गया है फास्टेस्ट फिंगर फास्ट के लिए। तो पिताजी बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने सबसे पहले कॉल मुझे लगाया और मुझसे कहा कि नमरान तूने सच कहा था, सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो मेरा सिलेक्शन हो गया है और उन्होंने शूटिंग के लिए बुलाया है 26 और 27 जून को। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ था मैं उस वक्त ऑफिस में था, मुझे रोना आया था, मतलब समझ नहीं रहा था मैं क्या एक्सप्रेस करूं। मैंने पिताजी को थैंक यू बोला, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। उसके बाद बहुत ज़्यादा खुश था मैं उस मोमेंट के बाद। सत्रह जून 2019 इस दिन पिताजी को सुबह फ़ोन आया केबीसी मराठी की तरफ से कि हमारी जो शूटिंग करने वाली टीम है वो सोलापुर में आ चुकी है, आप तैयार रहिए, आपके गांव तक वो 9-10 बजे तक पहुंच जाएगी। फिर उसके बाद मम्मी पापा और घर के लोगों ने तैयारियां वगैरह की, मतलब कपड़े वगैरह अच्छे वगैरह पहने। फिर उसके बाद 10 बजे तक उनकी टीम गाँव में आ गई और जैसे ही शूटिंग चालू हुई गाँव के अंदर, पिताजी की स्टोरी के बारे में और मेरे दादाजी का इंटरव्यू हुआ, मेरे छोटे भाई जीशान का इंटरव्यू हुआ, मेरे पिताजी का जब उन्होंने इंटरव्यू लेने चालू किया तो पूरे गांव के अंदर आग की तरह ये बातमी फैल गई कि अपने गांव में शूटिंग चालू है। तो वो शूटिंग जो थी वो गांव के बराबर सेंटर एरिया में चालू थी। तो पूरा गांव जो था, अपने गांव के लोग जो थे वो अपने अपने छत पर ठहर के शूटिंग देख रहे थे। मेरा भाई मुझे बोल रहा था, भैया मैं बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा था, मुझे डायलॉग नहीं निकल रहे थे मेरे मुंह में से, क्या बोलूं मैं ये नहीं समझ रहा था मेरे को, क्योंकि उतने सारे लोग जो थे वो देख रहे थे। वहाँ पर पूरे गांव के लोग जो थे देख रहे थे शूटिंग। तो पापा की जो स्टोरी थी वो बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने शूट की। वो शूटिंग होने के बाद फिर वो गांव से चले गए। फिर मम्मी पापा ने मुझे फ़ोन लगा के बोला कि ऐसे ऐसे जमरान शूटिंग के लिए आए थे, शूटिंग वगैरह हुई, सब अच्छा हुआ, तू अगर होता तो बहुत अच्छा होता और तेरे को बोले। मैं बोला ऑफिस में काम था बोल के मैं नहीं जा पाया वहाँ पर। तो पूरा बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस था करके मम्मी पापा ने बोला। फिर उसके बाद अगले एपिसोड में हम ये देखेंगे, ये एपिसोड में तो ये ख़त्म हुआ कि किस तरीके से वो केबीसी मराठी के अंदर सिलेक्ट हुए। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने तैयारियां की मुंबई जाने के लिए, वो मुंबई कैसे पहुंचे, फिर मुंबई जाने के बाद उन्होंने क्या क्या किया और आखिर में शूटिंग कैसे हुई, शूटिंग के दौरान जो किस्से थे, जो जो उन्होंने एंजॉय किया, उसके बारे में भी हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। इस वीडियो के पिछले पार्ट में हमने बात की कि मेरे पिताजी किस तरीके से केबीसी मराठी के प्लेटफॉर्म में सिलेक्ट हुए। अब हम बात करेंगे उस ऑफिशियल प्रोसेस के बारे में जिस प्रोसेस के थ्रू मेरे पिताजी सिलेक्ट हुए थे। और मैं आपको ये बात के लिए वार्न करना चाहूँगा कि किसी भी केबीसी के अंदर सिलेक्ट होते वक्त आपसे किसी भी प्रकार की फीस जो है वो मांगी नहीं जाती। अगर आपको किसी ने केबीसी के नाम पर फीस मांगने की कोशिश की तो आप फौरन उस नंबर का जो है वो कंप्लेंट पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज करवाइए, क्योंकि वो फेक कॉल है। आपसे भी किसी भी प्रकार की फीस जो है वो आकारी नहीं जाती। पहले पिताजी ने कॉल किया, मिस कॉल किया उनको, उधर से कॉल आया, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, फिर पिताजी ने सही आंसर दिया। उसके बाद उनका जो नाम है वो रजिस्टर हुआ। फिर जब नाम रजिस्टर होता है फिर उसके बाद वो नाम जो है रैंडमाइजर के अंदर जाता है। उसके बाद रैंडमाइजर क्या करता है, अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से आपके नाम को चूज करता है। महाराष्ट्र में जितने भी जिले हैं उन जिलों का हर एक अलग अलग परसेंटेज है कि उस जिले में से कितने लोग आने चाहिए। फिर उसमें से महिला का 50% होता है और आदमी का 50% होता है। और उसमें से भी एज ग्रुप को भी अलग अलग परसेंटेज दिए होते हैं, 25 से 50, 50 से अबव और 18 से 25, ऐसे अलग अलग परसेंटेज के थ्रू आप सिलेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद आपको एक सर्टेन प्लेस पर बुलाया जाता है ऑडिशन के लिए, जहाँ पर आप जैसे पहले से ही 100-150 लोग आए होते हैं। वहाँ पर आपको सिर्फ आपका आधार कार्ड और जिस नंबर से आपने कॉल किया था वो नंबर मांगा जाता है। फिर उसके बाद आपको एक माहिती बुक दिया जाता है जिसके अंदर उनके रूल्स वगैरह लिखे होते हैं और आपको वहाँ पर आपकी पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ती है, नाम, शादी हुई है या नहीं, बच्चे कितने हैं,
आप काम क्या करते हैं, आप कौन से गांव से आए, आपकी स्टडी क्या हुई है, वगैरह वगैरह सब इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ती है। फिर उसके बाद आपका 20 मार्क का एक MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक पेपर लिया जाता है, जिसके अंदर जनरल नॉलेज के प्रश्न होते हैं। फिर उसके बाद आपका कैमरे के सामने इंटरव्यू लिया जाता है, जिसके अंदर आपको कुछ सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि मेरे पिताजी को सवाल पूछा गया था कि आप अगर नागराज मंजुळे सर के सामने बैठोगे तो आप उनके सामने क्या बात करोगे, आप उनको, आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है क्या उनके लिए। तो मेरे पिताजी ने उनको आंसर दिया था कि मैं पैसे जीतूं ना जीतूं, मैं वहाँ पर पैसे जीतने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मुझे सिर्फ जो आज खेती करने वालों की कंडीशन है भारत देश के अंदर, उस कंडीशन को दुनिया के सामने लाना है, देश के सामने लाना है। मेरा सिर्फ यही मोटो है। मैं उनके सामने यही प्रश्न रखना चाहता हूँ कि शेतकरियों के लिए सरकार क्या कर रही है और शेतकरियों की आज कंडीशन क्या है, इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको जो है आपका इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद आपको बाहर भेजा जाता है। तो इसके बाद क्या आप सिलेक्ट हुए होंगे तो आपको थोड़े दिन के बाद कॉल आता है, वो कहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आप ये तारीख को वहाँ पर आ सकते हैं, आप टिकट वगैरह काटिए, वहाँ पर आइए इस पते पर। हम वहाँ पर आने के बाद आपको जो आपका जो ट्रैवलिंग कॉस्ट था वो आपको दे देंगे। फिर उसके बाद आपके गांव में शूटिंग करने के लिए आपके नेटिव प्लेस पे वो लोग आते हैं, उनकी एक टीम आती है, वो आपकी पूरी स्टोरी जो है वो शूट करती है। वो शूटिंग अच्छी तरीके से कंप्लीट होने के बाद, आपका इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद वो उसको एडिट करके आपके एपिसोड के अंदर वो अटैच करते हैं, अगर आप हॉट सीट पर बैठे तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और इसके अंदर कोई भी फीस जो है आपके पास से आकारी नहीं जाती। और फास्टेस्ट फिंगर फास्ट के लिए आप एक बार सिलेक्ट हो गए और अगर आप इवेंचुअली हॉट सीट पर नहीं बैठ पाए, तो भी अगर आपने एक बार भी किसी भी KBC के प्लेटफॉर्म पर गए आप, चाहे वो फास्टेस्ट फिंगर फास्ट के लिए क्यों ना हो, तो आप फिर से किसी और KBC के लिए ट्राई नहीं कर सकते। यानी KBC हिंदी के लिए ट्राई नहीं कर सकते। अगर KBC मराठी दिया होगा तो आप किसी भी अदर KBC इसके अंदर ट्राई नहीं कर सकते, चाहे वो कौन सा भी KBC आपने दिया हो। आपको एक ही बार चांस मिलता है कोई भी KBC खेलने के लिए। तो ये बहुत ही आसान प्रोसेस है। आई होप कि आपको ये पूरी प्रोसेस जो है वो समझ में आई होगी। तो ये पूरी प्रोसेस सुनने के बाद आपको ये पता चला होगा कि KBC जो है ये पूरी तरीके से किस्मत का खेल है, क्योंकि हॉट सीट पर आप जब तक नहीं पहुंचते तब तक आपकी जो किस्मत है वो प्लस पॉइंट की तरह काम करती है। हाँ, जब आप हॉट सीट पर पहुंचोगे तब आपका जो नॉलेज है वो आपको वहाँ पर मदद करता है, लेकिन वहाँ पर किस्मत भी जो है वो प्लस पॉइंट की तरह काम करती है, क्योंकि आपको जिस क्वेश्चन के आंसर आते हैं वो क्वेश्चन वहाँ पर आना भी जरूरी है। हाँ, क्योंकि ये जो खेल है ये पूरी तरीके से किस्मत का खेल है। शुक्रिया इस एपिसोड को पूरी तरीके से देखने के लिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा तो इस एपिसोड को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आपके जो कमेंट्स है, आपके जो ओपिनियन है इस एपिसोड को देखने के बाद, उस ओपिनियन को, उन कमेंट्स को मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको मेरे वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी, जिसकी वजह से आप मेरे वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। तो फिर अगले एपिसोड के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से मेरे पिताजी की शूटिंग हुई KBC मराठी के सेट के ऊपर, उस शूटिंग के किस्सों के बारे में। तो फिर तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।